एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 8B। और एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन हम लोग 6 से सॉल्व करने वाले हैं। और हम आपको बताते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है या फिर इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 8A में पढ़ गए। बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 हम लोग कर रहे हैं ना, अभी पहला जो क्वेश्चन है आज का वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोगों ने एक्सरसाइज 8A में किया था। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियाई 2 cm such that a segment BD DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 4 cm 3 cm respectively. If the area of triangle this then find the length of the side AB and AC. क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है एक सर्कल और यहाँ पर जो ये सर्कल दिख रहा है ना, इस सर्कल को ये साइड टच कर रही है, जैसे कि AB साइड टच कर रही है, AC साइड टच कर रही है और BD साइड टच कर रही है। तो क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि आपके पास जो ये AB साइड है और जो ये AC साइड है, इन दोनों साइडों का लेंथ क्या है ये फाइंड करके बताओ। और साथ में यहाँ पर हमें बता दिया गया कि जो रेडियस है, यहाँ पर OD की बात करें, ये अभी हमारी रेडियस है, ये है 2 सेंटीमीटर की। और ABC जो ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 21 सेंटीमीटर। देखो अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में हमें एरिया दे दिया गया है। अब एरिया दे दिया गया तो इसका मतलब यही हो रहा है कि भैया इस क्वेश्चन को हमें एरिया की हेल्प से सॉल्व करना है। अब कैसे करना है वो देखो। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस फिगर को ध्यान से अगर आपने समझ लिया ना तो आप ये क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर लोगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन ने बताया कि ABC जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, एरिया हमें 21 सेंटीमीटर गिवन है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि AB और AC साइड फाइंड करो। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ O से लेकर B तक एक लाइन बना देंगे और यहाँ पर O से लेकर C तक एक लाइन बना देंगे। अब इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर BOC एक ट्रायंगल दिखने लगा आपको ना। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ से भी एक लाइन ज्वाइन कर देंगे। तो अब ध्यान से देखोगे तो AOB एक अलग ट्रायंगल दिख रहा है और यहाँ पर AOC एक ये अलग ट्रायंगल दिख रहा है और BOC ये एक अलग ट्रायंगल दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें 3 ट्रायंगल पता चल गए, मिल गए ना 3 ट्रायंगल। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ज्वाइन कर देंगे। इसका नाम रख देते हैं E और इसको बोल देते हैं F। देखो OC हमारी क्या है, रेडियस है, ये भी हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी और ये पहले से ही 2 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर BC गिवन है, कितना है, अगर हम लोग BC की बात करें, हमें BD गिवन है, B और D, सॉरी ये गलत लिखा है, यहाँ पर D है। BD हमें गिवन है ये 4 सेंटीमीटर है और DC हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा और इन सभी को ऐड कर देंगे इस पूरे वाले ट्रायंगल के एरिया से। तो हमें यहाँ पर साइड मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी वो देखते जाओ। यहाँ पर इतनी चीज़ समझ में आ गई ना, तो हमने अभी जो भी कंस्ट्रक्ट किया है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्ट। हमने क्या किया हुआ है भैया, हमने कहा है ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पर AO को ज्वाइन कर दिया है और OB को ज्वाइन कर दिया है और साथ में हमने OC को ज्वाइन कर दिया। अब अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन तो किया हुआ है और साथ में हमने यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है, कौन सी लाइन है, रेडियस है। अब ये रेडियस टेंजेंट को टच कर रही है। टेंजेंट हमारी क्या हो गई, AC होगी। देखो सर्कल को बाहर की तरफ से अगर कोई लाइन हमारी टच करती तो वो क्या हो जाती, टेंजेंट हो जाती। अब टेंजेंट में हमारी रेडियस टच कर रही है तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो OD है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। पहले तो इसकी बात कर लो, ये OD है, परपेंडिकुलर है BC के, और वैसे ही OF हमारी ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगी AC के, और ऐसे ही हमारी OE ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हो जाएगी AB के परपेंडिकुलर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक थ्योरम लगने वाली, उस थ्योरम को भी ध्यान से समझो। यहाँ पर थ्योरम हम लोग लगाएंगे एक्सटर्नल बाई। देखो यहाँ पर जब कभी भी हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट बनती है तो वो आपस में इक्वल होती है। यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट ये है B, यहाँ से एक ये टेंजेंट जा रही है और ये टेंजेंट जा रही है, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हैं। वैसे ही ये भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो भैया ये टेंजेंट और ये टेंजेंट भी आपस में इक्वल हैं। वैसे ही ये भी आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये भी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो हम लोग लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, यहाँ पर हो गया सर्कल R, ये हो गया हमारे पास इक्वल।
इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थ्योरम लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ए ई है ये बराबर हो जाएगा ए एफ के। अब देखो यहाँ पर ए ई कहाँ पर है, ये ए ई दिख रहा है ना, ये बराबर है ए एफ के, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट ये बन रही है और ये बन रही है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हम लोग बोल देते हैं ये x है तो जनाब ये भी x होगा। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसकी जो डिस्टेंस है वो x है, ये x है तो ये भी हमारा क्या हो गया, x हो गया। तो हमने यहाँ लिख दिया x, ठीक है। वैसे ही हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास जो बी डी है टेंजेंट, ये बी डी टेंजेंट बराबर है बी ई के, और इसको हम लोग बोल देते हैं, देखो इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं, बी डी हमारी 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, ये हमारी 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। तो हमने यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास बी, ओके एक सेकंड, ये हो जाएगा हमारे पास डी सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास सी एफ, और ये हो गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब ध्यान से देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये बी साइड निकालनी है, यही हमें फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर देखो ए बी में हमें ए ई तो पता है 4, बट हमने ई ए निकाल लिया तो हमारा काम बन जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग ए एफ निकाल ले, ए सी हमें पूरा फाइंड करना है, इसमें हमें एफ सी पता है बट ए एफ फाइंड करना है। अगर हमने ए एफ फाइंड कर लिया तो भी हमारा काम बन जाएगा। अब फाइंड कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, ए बी सी ये पूरा है ना, इस पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो इस पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल में कौन कौन से ट्रायंगल आ रहे हैं, एक ये ट्रायंगल आ रहा है, दूसरा ये ट्रायंगल आ रहा है, तीसरा ये ट्रायंगल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का जो सम होगा ना वो बराबर होगा इस पूरे के। ये बात क्लियर हो गई। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बताया कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसका जो एरिया होगा वो बराबर होगा इन छोटे छोटे तीनों एरिया के सम के बराबर। ये बात क्लियर। चलो तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया हमारे पास बी ओ सी, यहाँ कर दिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने यहाँ पर लिख दिया ए ओ सी, और यहाँ कर दिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हमारे पास ए ओ, यहाँ हो गया हमारे पास बी हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन है जो कि है 21, इसको 21 लिख दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है 1/2 होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। तो यहाँ पर बेस हमारे पास क्या हो गया, 4 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। बी ओ सी की बात की जा रही, बी ओ सी, तो यहाँ पर बेस ये पूरा हो गया, ये हो गया हमारे पास इंटू 2, तो 4 + 3 मतलब 7, 7 इंटू हो गया हमारे पास यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ कर दिया प्लस। इसमें आ जाओ तो ये भी 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर ए ओ सी, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए ओ सी, ये हो जाएगा हमारे पास एल्टीट्यूड या फिर बोलो हाइट, और ये हो जाएगा हमारे पास बेस, तो 3 + x हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने 3 + x, यहाँ कर दिया इंटू में हमने 2 कर दिया। यहाँ पर आ जाओ फिर से प्लस, इसमें भी होगा 1/2। ए ओ बी में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 + x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो एक काम करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ बचेगा यहाँ पर 7 प्लस हो गया हमारे पास, ये हो गया 3 + x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 + x आ गया, यहाँ पर 21, यहाँ लिखा हमने 21, 7 और 3 हो गया 10, और 4 हो गया हमारे पास 14, प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हमारे पास 14 आ गया। यहाँ पर x + x, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 6 और 7, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x आ गया, ठीक है। तो अब टू मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x = 3.5 आ गया, 3.5 ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर। x हमें यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो x है ये 3.5 है, और जनाब ये भी तो x है तो ये भी हो गया 3.5 हो गया, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना था, ए बी फाइंड करना था, तो हमें ए ई भी पता चल गया, ई ए भी पता चल गया। अब इन दोनों को मिला दो तो ए बी मिल जाएगा, वैसे ही ए सी मिल जाएगा। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ लिखा जो ए बी है ये कैसे बन रहा है, इसमें मिल रहा है बी ई और प्लस किया जा रहा है ई ए को, तो जो बी ई है वो है 4 है और ई ए है वो 3.5 है, तो यहाँ पर हो गया 7.5 हो गया, हमें यहाँ पर ए बी मिल गया।
अब AC में आ जाओ, तो AC इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, अब डायरेक्ट कर देते हैं 3.5 प्लस 3 कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 6.5, दोनों हो गया सेंटीमीटर में, और यही हमें फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7, टू कोसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल इन सेंटीमीटर विच टच द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन यहाँ पर 7 कह रहा है कि भैया आपके पास दो ऐसे सर्कल हैं जिन सर्कल का सेंटर सेम है और उनकी जो रेडियाई है वो 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। तो जनाब यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछ लिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है वो क्या है, और ये भी बताया कि जो कॉर्ड है ना वो स्मॉलर सर्कल को भी टच कर रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका फिगर कैसे बनेगा उसको एक बार देखो, फिर करते हैं इसे सॉल्व। वेल, अब हमने यहाँ पर इसका फिगर बना लिया। इस फिगर को ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने कहा था सबसे पहले कि हमारे पास दो ऐसे सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है, तो भैया हमने दो सर्कल बना दिया और इनका सेंटर जो सेम कर दिया। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया ये फाइंड करो कि जो हमारे पास बड़ा वाला सर्कल है उस सर्कल में एक कॉर्ड बन रही है, उसकी लेंथ फाइंड करो। तो ए भी हमारी कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल के लिए, तो इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। बट क्वेश्चन ने ये भी कहा था यही कॉर्ड छोटे वाले सर्कल को टच भी कर रही है, तो छोटे वाले सर्कल को टच भी करा दिया। अब अगर छोटे वाले सर्कल से लेके ये हम लोग लाइन को ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन हमको क्या दिखेगी, ये एक लाइन हमें टेंजेंट दिखेगी। क्या दिखेगी? टेंजेंट दिखेगी, है ना क्लियर। अगर छोटे वाले की बात करोगे तो ये टेंजेंट है, अगर बड़े वाले की बात करोगे तो ये कॉर्ड है। अब देखो यहाँ पर सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से एक हमने रेडियाई खींची और ये टेंजेंट को टच कर रही है। छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट, बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड, इसको टच कर रही है। तो हमें पता है कि जब कभी भी हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करती तो वो परपेंडिकुलर हो जाती है, और परपेंडिकुलर हो जाती तो बना देती है 90 डिग्री का एंगल। इतनी बात क्लियर है। और साथ में क्वेश्चन ने ये भी तो बताया था कि इसकी जो रेडियाई है वो है कितनी, 3 सेंटीमीटर, और एक रेडियाई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ बना देते हैं ये 5 सेंटीमीटर की रेडियाई। देखो बड़ी वाली रेडियाई 5 सेंटीमीटर हो गई, छोटी वाली 3 हो गई। हमें अब क्या निकालना है, ए भी निकालना है। तो हमने देखा ये भैया 90 हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें तीसरी साइड फाइंड करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, ये साइड फाइंड कर लेंगे। अब ध्यान देना, ये हमारी यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गई ना, तो ये परपेंडिकुलर होगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये AD बराबर हो जाएगा DB के। तो अगर हमने ये फाइंड कर लिया तो ये भी फाइंड हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसे करेंगे कैसे वो देखो। तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं सोल्यूशन पे। हमने लिख दिया कि भैया AB जो है हमारे पास, AB इज अ, ये हो गया हमारे पास टेंजेंट, AB इज अ टेंजेंट टू द इनर सर्कल, टू द इनर, यहाँ पर कर दिया सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमने बताया कि हमारे पास जो एंगल है O, ये हो गया D, ये हो गया B, ये हो गया 90 डिग्री का हो गया। क्यों हो गया 90 डिग्री का? क्योंकि भैया टेंजेंट जो है ना हमारे पास, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियाई, ठीक है, रेडियाई ऑफ अ, यहाँ कर दिया हमने सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो अब यहाँ पर ना हमारे पास हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये हमारी परपेंडिकुलर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो AD है वो बराबर हो जाएगी DB के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल हो गया हमारे पास, इन ट्रायंगल हो गया हमारे पास ODB। ODB में हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर होगी। हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो ये 90 डिग्री सामने जो साइड है वो हाइपोटेनस हो गई, तो ये हो गया हमारे पास OB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया DB स्क्वायर प्लस OD यहाँ पर हो गया स्क्वायर, और OB जो हमारे पास है ये 5 हो गया, और ये DB हमारे पास है, ये DB ही रहेगा, DB इसको छोड़ दो, प्लस OD हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास DB, ये हो गया स्क्वायर। ओके 5 आ जाए 25 है यहाँ पर, ठीक है, गलत लिख दिया था। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 16 है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ गया रूट, ये हो गया हमारे पास DB, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास DB। तो DB हमें कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर मिल गया, ठीक है।
देखो ये डी बी क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था ए बी फाइंड करना था। तो ए बी बन कैसे रहा है, जब ए बी में हम लोग ए डी प्लस डी बी करेंगे तब। तो ये हो गया हमारे पास ए डी प्लस हो गया हमारे पास डी बी। तो यहाँ पर देखो डी बी हमने फाइंड किया है 4, यहाँ पर देखो डी बी हमने फाइंड किया है 4, तो डी बी जो होगा ना वही ए डी बी होगा, तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा, है ना, ये दोनों आपस में इक्वल। तो ये भी हो गया हमारे पास 4, 4 + 4 हो गया हमारे पास 8। तो यहाँ पर ए बी हमने फाइंड कर लिया है, ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो, अगर आ रहा है ना तो भी कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो सर्कल के सेंटर से जा रहा है और टेंजेंट को टच कर रहा है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। अब कैसे करेंगे ये प्रूफ, उसको थोड़ा सा देखो। यहाँ पर सर्कल दिख रहा है आपको और सर्कल के सेंटर में एक पॉइंट है जिसका नाम O है। अब इस पॉइंट से हमारा एक लाइन जा रही है, एक लाइन गई हमारी, और ये देखो आपको दिख रहा है ये टेंजेंट है, ए बी हमारा टेंजेंट है और इस टेंजेंट को इस पॉइंट में टच कर रहा है। तो क्वेश्चन ये कहा है कि भैया ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करके बता दो। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर लिख भी रखा है OP परपेंडिकुलर है AB का, ये प्रूफ करना है। अब हमें पता है अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये जो प्रूफ करना था ये तो हमने समझ लिया। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे ये भी समझ लो। जब कभी भी इस तरीके क्वेश्चन है ना तो हमें एक एजम्पशन लेनी होती है। हमें कहना होता है कि जनाब हमारे पास जो एक लाइन है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, यहाँ बोल दिया कि हमारे पास एक लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से नहीं जा रही है और वो परपेंडिकुलर है AB से। हमने क्या कहा कि हमारे पास एक लाइन है, हमने यहाँ लिखा ड्रॉ, यहाँ कर दिया ड्रॉ, ये किया C परपेंडिकुलर टू AB से परपेंडिकुलर है। हमने कहा कि ये हमारे पास C पॉइंट है ना, ये परपेंडिकुलर है AB से, ये हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया है। और बट ये भी याद रखो जो ये C पॉइंट है ये सर्कल के सेंटर से नहीं जा रही। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाओ प्रूफ, यहाँ लिखो लेट द परपेंडिकुलर डज नॉट पास थ्रू द सेंटर, पास थ्रू द यहाँ कर दिया हमने सेंटर, थ्रू द सेंटर O बट थ्रू द पासेस थ्रू C पॉइंट। हमने यहाँ पर बोल दिया है कि हमारे पास जो ये C पॉइंट है ना ये सर्कल के सेंटर से होकर नहीं जा रहा है बट ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है तो हमें पता है अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो CPB एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब थ्योरम 1 को याद करो। थ्योरम 1 कहती है कि अगर हमारी टेंजेंट पे सर्कल के सेंटर से कोई लाइन टच कर रही है या फिर बोलो रेडियस हमारी टच कर रही है तब वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। फिर से सुनो, थ्योरम 1 कहती है हमारी कि सर्कल के सेंटर से हमारी लाइन जा रही है और हमारी टेंजेंट को टच कर रही है एक पॉइंट में तो वो बनती है परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। इतनी बात क्लियर है। अब सर्कल के सेंटर से हमारी लाइन जाएगी तो जाहिर सी बात है वो लाइन होगी हमारी रेडियस। जैसे सर्कल सेंटर ये है, इससे ये हमारी लाइन बन रही OP, तो ये क्या हो गई रेडियस। अब रेडियस हमारी टेंजेंट को टच करती है तो वो हो जाती है परपेंडिकुलर। ये बात हमें पता है, ये बात थ्योरम 1 भी कहती है। तो यहाँ पर आ जाओ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 कहती है कि भैया कि जो हमारे पास पॉइंट है, यहाँ लिखा पॉइंट ऑफ यहाँ कर दिया कॉन्टैक्ट इज अ पॉइंट वेयर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस एंड रेडियस टच द सेंटर फ्रॉम सेंटर O। तो हम लोग बोल देंगे जो एंगल हमारे पास है OPB ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। देखो ये तो हमने अपने मन से एज्यूम किया है बट ये हमारी थ्योरम 1 कहती है कि सर्कल के सेंटर से जो हमारी रेडियस बन रही है वो रेडियस अगर टेंजेंट को टच करेगी तो वो बन जाएगी परपेंडिकुलर। अब जाहिर सी बात है ये हमारी परपेंडिकुलर बनेगी। ये पूरा बड़ा वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या होगा 90 डिग्री का होगा ना। तो देखो अगर ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का, इसको फिगर को कुछ ऐसे समझो,
ये हमारे पास ओ पी बी है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो इसके अंदर एक और एंगल बन रहा है ये वाला, तो क्या ये भी हमारा 90 डिग्री होगा? फिलहाल अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग तो यही हो रहा है कि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो ओ पी बी है और जो हमारे पास एंगल सी पी बी है, ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों ही एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो हम लोग सिंपल से यहाँ बोल देंगे बट, यहाँ बोलेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, it is not possible that a part is equal to its whole। ठीक है, so our assumption is wrong। हमने क्या कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि भैया जैसे कि ये पूरा बड़ा वाला है, इसी का ये पार्ट हुआ ना, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए हमने बोल दिया कि भैया ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस हमारे पास क्या है, हमारे पास जो OP है ये परपेंडिकुलर है AB से। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि हैंस आवर perpendicular always passes through the center, यहाँ कर दिया सेंटर। बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस स्टेटमेंट देते जाओ, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question 9, in the given figure, two tangents RQ and RP are drawn from an external point R to the circle with center O. If angle PRQ equals to 120 degree, then prove that OR equals to PR plus RQ। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपके पास दो टेंजेंट है, एक हमारे पास ये PR नाम का टेंजेंट है, दूसरा है हमारे पास RQ नाम का टेंजेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जो ये एंगल दिख रहा है ना R वाला, ये देखो PRQ ये वाला एंगल जो है वो है 120 डिग्री का। तो जनाब यहाँ पर प्रूफ करके हमें दिखाना है कि OR ये जो दिख रहा है ये बराबर है PR प्लस RQ के। देखो हमें यहाँ पर एंगल दे दिया गया है, पूछा गया है हमसे ये साइड। अब इस तरीके के जब कभी क्वेश्चन आते हैं ना आपके पास, तो यहाँ पर छोटा सा एक फॉर्मूला यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब वो फॉर्मूला है क्या, वो अभी आगे बताते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि हमें सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये वाला एंगल कितना है, ये पूरा एंगल। ठीक है, ये पूरा एंगल हमें गिवन है 120। बट अगर हम लोग बात करें कि ये एंगल कितना है और या फिर हम लोग बात करें कि ये वाला एंगल कितना है, तो ये तो हमें पता नहीं। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप यही होगा कि जनाब हमें ये फाइंड करना है कि ये एंगल और ये एंगल कितना है। और जहां हमने ये एंगल फाइंड कर लिया ना, तुरंत ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब फाइंड कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी O से लेकर P तक, और यहाँ पर O से लेकर Q तक एक लाइन हमें बनानी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर O क्या है, सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से सर्कल को टच कर रही ये लाइन, तो ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। और जनाब ये भी तो हमारी रेडियस हो गई। अब ये रेडियस टेंजेंट को टच कर रही है, तो जनाब ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर हो गया तो ये एंगल 90 डिग्री का बन गया। वैसे ही ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट को टच कर रही। अगर हम लोग बात करें PRQ, तो ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारे पास OQR, ये ट्रायंगल हो गया। हमारे पास दो ट्रायंगल हो गया। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा ये दोनों एंगल। आप कैसे करेंगे वो देखो, कंस्ट्रक्ट में आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे ज्वाइन। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OP एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OQ। हमने ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इन ट्रायंगल POR में, और फिर आ जाते हैं एंड यहाँ पर QOR में, इन दोनों ट्रायंगल में आ जाते हैं। अब देखो इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा इनमें कॉमन क्या है। अगर हम लोग बात करें OR की, तो ये OR जो साइड है ना, ये OPR इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और OQR इस वाले भी ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो OR है ये बराबर है OR के, क्योंकि यही हमारा क्या है, कॉमन साइड है। यहाँ लिख दिया हमने कॉमन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं QR की और PR की। ये भी तो आपस में इक्वल है। अब कहोगे क्यों इक्वल है, देखो ये हमारी टेंजेंट है, ये भी हमारी टेंजेंट है, और ये दोनों ही टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हमारी टेंजेंट बनती है तो वो आपस में इक्वल होती है। तो हम लोग ये बोल देंगे जो QR है ये बराबर है RP के। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट है।
अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ क्यू है, ये क्या है, रेडियस है, और यहाँ पर ओ पी ये भी तो रेडियस है, तो रेडियस तो आपस में इक्वल ही होगी, तो हम लोग बोलेंगे ओ क्यू बराबर हो गई हमारे पास ओ पी। तो यहाँ पर हमने देखा कि भैया हमारे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं साइड 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 से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल हमारे पास है पी क्यू पी ओ आर, ये बराबर हो गया है ट्रायंगल क्यू ओ आर के, या फिर बोलो ये ट्रायंगल दोनों हमारे आपस में सिमिलर हो गए हैं बाई साइड 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 से। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल कौन सा, पी आर क्यू, ये पी यहाँ कर दिया, सॉरी पी आर ओ ये वाला एंगल, ठीक है, और क्यू आर ओ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल चाहिए थे, तो ये दोनों एंगल हमने लिखे कि ये दोनों आपस में इक्वल है। पी आर ओ ये वाला एंगल इक्वल्स टू हो गया हमारे पास क्यू आर ओ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सी पी सी टी से इक्वल हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये दोनों हमारे एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं। अब जब ये हमारे एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हमें पता है कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, एंगल पी आर क्यू, ये है 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री का ये एंगल है, ठीक है। तो देखो पी आर क्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन रहा है दो एंगल से, पी आर ओ इससे प्लस क्यू आर ओ इससे। इन दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल हमारे पास है पी आर ओ प्लस कर दिया हमने एंगल क्यू आर ओ इक्वल्स टू 120। अभी हमने यहाँ पर देखा कि भैया पी आर ओ एंगल, ये वाला एंगल बराबर है इसके एंगल के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी आर ओ प्लस एंगल क्यू आर ओ की जगह पे भी यही लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ लिख दिया हमने पी आर ओ इक्वल्स टू 120। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर टू एंगल पी आर ओ आ जाएगा, इक्वल्स टू हो गया 120, और इसको कैंसिल करेंगे एंगल आ गया पी आर ओ इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 60। तो हमें यहाँ पर ये एंगल मिल चुका है 60। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एंगल 60 है और ये भी एंगल हमारा 60 है। तो जब हमें ये एंगल मिल चुका है ना, तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला। देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, अब इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी आर, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास आर क्यू है, ये है आर और ये हमारे पास क्यू है। अब अगर इसको हम अलग बना देते हैं, पहले इसको अलग हम ऐसे बना देते हैं, ये देखो ऐसे हमने बनाया, ये फिगर है हमारे पास। हमने कहा कि ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का जो ये एंगल है ये 60 है और ये वाला भी एंगल 60 है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये ओ आर ये वाली साइड है ना, ये ओ आर वो बराबर है पी आर इसके प्लस इसके। तो यहाँ पर हम लोग कॉस यहाँ पे लगाते हैं कॉस 60 का फॉर्मूला। इससे क्या होगा वो देखो, तो यहाँ पे लिखा हमने कॉस, पहले लिख देते हैं इन ट्रायंगल हमने कर दिया पी आर ओ, और यहाँ पे यूज़ किया हमने कॉस 60 का फॉर्मूला। देखो कॉस थीटा क्या कहता है, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, ओके, ये हो जाएगा बेस अपॉन हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस हमारा क्या है, देखो ये अगर 90 है तो 90 के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गई। तो यहाँ पर बेस हो जाएगा पी आर अपॉन हो जाएगा हमारे पास ओ आर, तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर और डिवाइड में आ गया हमारे पास ओ आर। और पी आर हमें पता है कितना है भैया, नहीं, तो पी आर को भैया पी आर ही लिखो, यहाँ पर इधर लिख देते हैं पी आर को पी आर लिखो और ओ आर को ओ आर लिखो। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, कितनी होती है 1/2 होती है। अब इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ओ आर और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2pr आ गया। तो जनाब यहाँ पर जो 2pr दिख रहा है ना, इस 2pr को हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं OR इक्वल्स टू PR प्लस कर दिया हमने यहाँ पर PR। अब अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखो, जो ये PR है ना, ये बराबर था RQ के। क्यों बराबर था, हमने अभी बताया ना कि भैया ये एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट हमारी बन रही है। देखो PR बराबर था RQ से, तो हम लोग इस जगह पे लिख सकते हैं RQ। तो यहाँ लिख दिया PR प्लस यहाँ कर दिया हमने RQ और ये हो गया हमारे पास OR। हमको यही प्रूफ करना था और हमने यही कर लिया प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो, बट ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं कहेंगे कि ये इजी क्वेश्चन है। इसलिए इस क्वेश्चन को 2 बार और देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करो तो ये आपको आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछो, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा लग रहा है। कहीं पे हम लोग कॉस थीटा लगा दे रहे हैं, कहीं पे कुछ कर दे रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है। तो चलो ये सब चीज़ें आपको कब समझ में आएगी, जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगी, या फिर आपने खूब प्रैक्टिस की होगी तो समझ में आएगी ही आएगी।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे थ्योरम। थ्योरम कौन सी, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये सब क्या है, BC एक टेंजेंट है हमारे पास, और AC ये भी एक टेंजेंट है, और AB ये भी एक टेंजेंट है। क्यों टेंजेंट है? क्योंकि ये तीनों ही साइड सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। अब हमने हमेशा आपको बताया कि जो थ्योरम है वो कहती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बन रही होती है तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल है। B हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट बन रही है, ये भी टेंजेंट बन रही है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। वैसे ही C भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल है, और वैसे ही A भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो जनाब ये दोनों भी हमारे आपस में इक्वल है। इतनी बात क्लियर होगी। तो चलो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन पे। तो हम लिखेंगे भैया कि हमें पता है कि जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो अब हमें पता है कि हमारे पास जो AD है, ये जो है ना AD, ये बराबर हो जाएगा AF के। तो इसको बोल देते हैं ये x है, तो जनाब ये भी x हो जाएगा। तो हमने कहा कि AD जो है हमारे पास वो बराबर है AF के, और ये दोनों हो गए हमारे पास x, ठीक है। और वैसे ही अगर हम लोग BE की बात करें और हम लोग DE की बात करें तो यहाँ पर DB की, या फिर बोलो BD जो है ये बराबर हो गया हमारे पास BE के, और यहाँ पर लिख दिया हमने, इसको बोल दिया ये हमारे पास y है, और इसको बोल दिया ये हमारे पास z है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास z। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास EC, और यहाँ पर हो गया CF, अरे यार ये y है, ये हमारे पास z है। क्लियर हो कितनी बात? तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि जो AB है ये हमको कितना गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब AB को ध्यान से देखो, A ये है हमारे पास, और पूरा देखो तो ये AB बन रहा है। AB कैसे बन रहा है? जब BD में ऐड कर दिया गया है AD को। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब AD में ऐड कर देंगे हम लोग DB को तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। AB बन जाएगा ना, ऐसे तो बन रहा है AB। अब AD बताओ कितना है, AD हमारे पास है x, तो यहाँ पर कर दो x, और यहाँ पर DB कितना है, DB ये है हमारे पास y, तो यहाँ पर हो गया y, x प्लस y हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमें BC गिवन है। BC हमें कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब BC कहाँ पर है, B ये है, C ये, मतलब ये पूरी डिस्टेंस ये कैसे बन रही है, जब हम लोगों ने BE और EC को ऐड किया तब ये BC बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर BE है y और EC हमारे पास z, तो हम लोग लिख सकते हैं y प्लस z इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इस बार हमने ये नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया हमने। वैसे ही हमें पता है जो CA है वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर का। CA हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर। ये C हो गया, ये A हो गया। ये कैसे बन रहा है, जब x प्लस z कर रहे हैं तब। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस z इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पर देखो हमें 3 इक्वेशन मिल चुकी है। पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, और ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग द 3 इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस y प्लस z प्लस z प्लस x इक्वल्स टू 10 प्लस 8 प्लस 12 x, और यहाँ पर x 2x हो गया, और ये y प्लस y हो गया हमारे पास 2y हो गया, z प्लस z हो गया 2z हो गया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास यहाँ पर 30, है ना। यहाँ पर ना हमने एक चीज़ मिस्टेक किया हुआ है कि ये जो हमारे पास AB है ये 14 है ना कि 10 है, यही गड़बड़ था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14, ये भी हो जाएगा 14, और फिर यहाँ पर भी आएगा 14। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 20, 30, 34, यहाँ पर आ गया 34। अब देखो सब में 2 2 2 है, तो 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू हो गया 34। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, हमको मिल गया यहाँ पर 17। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड हमें 17 मिल गया ना। अब यहाँ से ही गेम चालू हो रहा है। कौन सा गेम चालू हो रहा है वो देखो। यहाँ पर क्या पता, हमें x और y की वैल्यू पता है 14, यहाँ पर y और z की वैल्यू 8 पता है, यहाँ पर x और z की वैल्यू 12 पता है। अब इसमें से किसी भी दो को पकड़ लो और उसकी वैल्यू पुट कर दो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x और y की वैल्यू हमें कितनी पता है 14, तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग x प्लस वाई
इन इक्वेशन, यहाँ पर इसे बोल देते हैं 4th, ठीक है, यहाँ कर दिया 4। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें 14 पता है, तो यहाँ पर हो गया 14 प्लस जेड इक्वल्स टू हो गया 17। तो जनाब यहाँ पर आपको z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर z की वैल्यू मिल जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो z आपको मिल गया ना, यहाँ पर z कितना मिला है, 3 सेंटीमीटर का मिला है। यहाँ पर लिख दो भैया 3 सेंटीमीटर। यही हमें FC फाइंड करना था ना, देखो CF हमें फाइंड करना था, हमने यहाँ पर CF फाइंड कर लिया है 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही सारे करने, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो z की वैल्यू आपको मिल गई है 3। तो अब यहाँ पर आ जाओ, सिंपल सा y प्लस जेड इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है। z की वैल्यू हमें 3 मिली है, तो यहाँ पर कर दिया 3 इक्वल्स टू 8। यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। वैसे ही अब हमें ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर हो गया x प्लस जेड इक्वल्स टू 12। हमें यहाँ पर x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो z की वैल्यू हमें पता है 3 है, इक्वल्स टू हो गया 12। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। तो हमने देखा x की वैल्यू आ गई हमें हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर हमें y की वैल्यू मिल गई है 5 सेंटीमीटर, और वैसे ही हमें x y और क्या था z की वैल्यू मिल गई 3 सेंटीमीटर। z मिल गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब देखते जाओ हमें फाइंड क्या क्या करना था। यहाँ पर हमें फाइंड करना था AD, हमने लिखा AD। AD कहाँ दिख रहा है जनाब, AD दिख रहा है ये x है, और x हमारे पास कितना आया है 9 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया ये हमारे पास 9। क्लियर इतनी बात। अब वैसे ही BE हमारे पास कहाँ है, BE ये क्या था, y था ना, तो y हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ लिख दिया BE इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब वैसे ही CF हमारे पास z है, तो हमने लिखा CF इक्वल्स टू हो गया 3 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। इस क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे 10 तक के। 11, 12, 13, 14, 15 जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट ज़रूर किया करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, और कमेंट करके बताया भी करो कि आपको समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।